Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ CBL, जहां पर हम डेली करंट अफेयर्स करते हैं थ्रू MCQs कि कोई भी इशू न्यूज में अगर रहता है तो उसके ऊपर कैसे MCQ बन सकता है, MCQ पर कैसे हमें टैकल करना है, कैसे हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और चीजों की रिविजन हमारी होती रहेगी स्टैटिक पोर्शन की भी। तो दैट इज बेसिकली द मकसद। तो शुरू करेंगे आज के MCQs जो कि हैं 10th दिसंबर के। फर्स्ट MCQ है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्वनिधि स्कीम। स्वनिधि स्कीम न्यूज में है क्योंकि इसका जो थर्ड फेज है उसको रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है और मार्च 2022 के बाद भी इसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है। तो दिस स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द मिनिस्ट्री, इसलिए न्यूज में है ये। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये ठीक बात है, सारा का सारा जो पैसा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, और मिनिस्ट्री भी कौन सी है आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्कीम बेसिकली ये है कि जो भी इंडिविजुअल जो पहले काम करते थे, स्ट्रीट वेंडर्स थे बेसिकली, जो जिनका काम 24 मार्च 2020 में बंद हो गया था बिकॉज ऑफ द कोरोना का लॉकडाउन, उनको हम लोगों ने 10,000 रुपीज तक का लोन दिया था विद वेरी वेरी लेस इंटरेस्ट रेट, और उनको हम लोगों ने 12 महीने दिए थे इस लोन को चुकाने के लिए, सो दैट दे कैन कम अप विद द न्यू बिजनेस आइडियाज। तो ये स्कीम थी बेसिकली। तो इसको हम लोगों ने और एक्सटेंड कर दिया है दैट लॉकडाउन हटने के बाद भी अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है जिसको अपना काम शुरू करना है तो जो लोन है वो ले सकता है। शुरुआत 10,000 की लोन से हुई थी हमारी। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड लोन ऑफ अप टू 50,000 in addition to first and second loan of 10,000 and 20,000 respectively is recently launched। देखो, पहले आपने 10,000 का लोन लिया, उसके बाद आपने 20,000 का लोन लिया, उसके बाद आप 50,000 का लोन भी ले सकते हैं। तो these are the first 3 phases of स्वनिधि स्कीम। इसको भी रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च भी किया है और एक्सटेंड भी किया है। तो पता हो 10,000, 20,000, 50,000 की देयर आर 3 kinds of loan you can take। बट पहले आपको 10,000 फिर 20,000 फिर 50,000 मिलेगा, पहले ही सबसे 50,000 नहीं मिल जाएगा। तो दैट इज बेसिकली दी स्कीम। तो ये बात भी सही है, इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट पूछा है हमसे, दोनों ही सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी, बोथ 1 and 2। ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट और इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चन हैं वो गलत हो रहे हैं और ये फीडबैक भी आ रहा है कि हमने ये इनकरेक्ट नहीं पढ़ा। तो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आते हुए भी गलत ना हो जाए हमारा। सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी जैसे एम्स हो गया, वहां पर साइबर अटैक हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग ये चल रहा है कि सर्ट जो है किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती है, उसके रहते हुए डिफरेंट जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, क्या वो रेगुलेटेड सही तरीके से हैं कि वो साइबर अटैक को रोक पा रही हैं ढंग से या नहीं रोक पा रही हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज में रहा है। ऑप्शन 1 क्या कहता है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सिक्योरिटी का काम है, होम अफेयर्स के अंडर आ सकता है, बट इट डज नॉट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। मेटी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 designated CERT-In to serve as the national agency to perform the role in cyber security। देखो, CERT जो अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन है ये हमने 2004 में बना दी थी। उस टाइम पर हम लोगों ने इसको टास्क दिया था कि साइबर सिक्योरिटी केसेस में आपको देखनी है चीजें और साइबर अटैक्स नहीं होने देने हैं। जो IT एक्ट 2008 का अमेंडमेंट हम लोगों ने किया, तब हम लोगों ने इस CERT-In को नेशनल एजेंसी के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया कि यू आर द नेशनल एजेंसी and you have all the powers of regulation above all the other cyber security agencies। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि इस एक्ट के तहत कोई पावर दे दी गई है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। पूछा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया, होम अफेयर्स नहीं है, मेटी है, तो आंसर वुड बी बी ओनली। ऑप्शन बी 2 ओनली इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखो, रिसेंटली सार्क जो है न्यूज में रहा है क्योंकि जो सार्क स्वॉप फैसिलिटी, उसके बारे में लोगों ने कल भी बात करी थी, और सार्क का जो फाउंडेशन डे है वो भी रिसेंटली हम लोग मनाकर अभी हटे हैं, तो इसलिए काफी न्यूज में था। तो ऑप्शन अगर हम 1 देखें तो फर्स्ट है, इट सेक्रेटरिएट इज इन काठमांडू।
कि जब ये बना था तब इसका सेक्रेटरीट काठमांडू में था और अभी भी काठमांडू में ही है, तो ऑप्शन इज करेक्ट, तो काठमांडू में ही है। भले ही सार्क की जो सिग्निफिकेंस है वो कम हो गई है, अभी इसकी रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती हैं, बट फिर भी जो सार्क है उसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन सकता है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो। आपसे सार्क का सिग्निफिकेंस पूछ लेंगे मेंस में कि डू यू थिंक दैट सार्क शुड बी डिसॉल्व्ड नाउ, तो ये जो क्वेश्चंस है मेंस में आपके बन सकते हैं, तो पता हो कि सार्क एक्चुअली स्टैटिक पोर्शन में किस तरीके से हमने डील करना है। सेकेंड स्टेटमेंट, द सार्क चार्टर वाज साइंड इन ढाका ऑन 8th of December 1985। ठीक बात है, 85 में हम लोगों ने इसको साइन किया था एंड 8th of December ही हम इसको फाउंडेशन डे भी मनाते हैं, तो ये भी रिसेंटली गया ही है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। थर्ड, म्यांमार इज द मेंबर कंट्री ऑफ सार्क। देखो, म्यांमार इज नॉट द मेंबर कंट्री ऑफ सार्क, जो मालदीव्स है इट इज द मेंबर कंट्री ऑफ सार्क, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर हम सार्क के मेंबर्स की बात करें तो उसमें अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और आपका मालदीव्स है। तो ये जो 7 कंट्रीज हैं, दीज आर दी पार्ट ऑफ सार्क। टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें 7 तो ये होगी, प्लस आपका जो बांग्लादेश है इट इज ऑल्सो दी मेंबर ऑफ सार्क। तो ऑब्वियस सी बात है, ढाका जो है आपका बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश वुड बी दी मेंबर। तो म्यांमार इज नॉट दी मेंबर, तो पूछा क्या है हम लोगों से, करेक्ट स्टेटमेंट ना, तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, तो ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सफर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। एक सिस्टम है जो कि बनाया गया है जो खास करके एयर पोल्यूटेंट्स को भी मेजर करता है और उसके हिसाब से बताता है कि वेदर कैसा रहेगा, एयर क्वालिटी अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। तो वेदर फोरकास्टिंग और एयर क्वालिटी के बारे में जो सिस्टम है ये बनाकर हम लोगों ने रखा है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि मुंबई वाले एरिया में बहुत ज्यादा जो एयर क्वालिटी है वो भी डिटेरियोरेट हुई है, तो उसकी रीजंस क्या है और उसके रिगार्डिंग जो सफर है उसकी क्या प्रेडिक्शंस थी, तो उसके बारे में क्वेश्चन है आपका ये। तो ऑप्शन 1 कहता है इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक बात है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के बारे के द्वारा ही इस सिस्टम को लेकर आया गया था, सो दैट जो सिस्टम है वो थोड़ा सा हमारा ट्रांसपेरेंट हो सके, थोड़ा सा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी हम लोगों को मिल सके। तो सेकंड है, सिस्टम इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में, मतलब हेडक्वार्टर क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ये, तो पुणे IITM ने ही इसको बनाया था, तो ये बात भी सही है आपकी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड है, इट इज ऑपरेशनलाइज्ड बाय द इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, की जो ऑपरेशंस इसके होते हैं बेसिकली, ठीक है डेवलप तो उन्होंने कर दिया, बट ऑपरेशंस में अभी जो हम यूज कर रहे हैं इसे, तो ये IMD के कंट्रोल में है, तो ऑपरेशनलाइजेशन की जो पावर है दैट इज अंडर द इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। पूछा क्या है आपसे, करेक्ट स्टेटमेंट, तो 1 भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। ये क्वेश्चंस ना आपको ऐसे भी आ सकते हैं कि बताइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी का हेड का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो पुणे में है वो। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि जो सफर है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये 3 स्टेटमेंट्स के थ्रू हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस करें बेसिकली। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको अगर कंसेप्ट पता है, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, तो एवरीथिंग वुड बी डेल्ट। ठीक, तो करेक्ट पूछा तो तीनों ही सही थे, तो आंसर क्या रहेगा आपका इसमें, डी ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्टिकुलेट मैटर्स। देखो पार्टिकुलेट मैटर्स PM 2.5 PM 10 के बारे में क्वेश्चन है। 2.5 और 10 जो है ना बेसिकली इट इज ऑफ द साइज। 2.5 इज बेसिकली माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एंड 10 इज माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये है बेसिकली आपके पार्टिकुलेट मैटर्स के 2.5 और 10 डिफरेंट कंपोनेंट्स। ऑप्शन नंबर 1 कहता है दैट PM 2.5 मोस्टली कम्स फ्रॉम व्हीकुलर, इंडस्ट्रियल और पावर प्लांट्स, और PM 10 आता है मेनली जनरेटेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। देखो ये पता होना चाहिए हमें, क्योंकि जो पावर प्लांट्स हो गए, इंडस्ट्रियल एमिशंस हो गए, व्हीकुलर एमिशंस हो गए, इनमें जो मैटर्स निकलते हैं बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, जो ऐश निकलती है वो छोटे साइजेस की होती है, बट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं जो पार्टिकुलेट मैटर है वो निकलते हैं तो वो साइज थोड़ा सा लार्ज होता है। इसीलिए PM 2.5 इज जनरली एमिटेड
through these kinds of activities and PM10 is from the construction activities. Both the options are correct. और दोनों ही PM2.5 और PM10 आपका जो NAQI है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि CPCB के द्वारा लॉन्च किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो उसमें भी ये दोनों एडेड है. तो दे आर दी काइंड ऑफ एयर क्वालिटी बिगाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल. और मुंबई वाले एरिया में इनकी जो पॉपुलेशन है, इनका जो अमाउंट है, ये काफी ज्यादा पाया गया है, तभी चिंता का विषय है, क्योंकि वहां पर इतने सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अभी चल रही हैं, एयर क्वालिटी भी बहुत ज्यादा वर्सन हो गई है, जो आज तक हम लोगों ने कभी ऐसी देखी नहीं. तो इसलिए काफी न्यूज में है ये, तो ध्यान रखेंगे इस बात का. पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो 1 और 2 दोनों ही सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी, बोथ 1 and 2. चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. भारत बॉन्ड ETF. ETF का बेसिक मतलब होता है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF. इसके बारे में क्वेश्चन है, क्योंकि अभी बहुत सारा ये न्यूज में था कि बहुत सारे लोगों को इससे जो है पैसे कमाए हैं लोगों ने, काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है ये, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज में था. ऑप्शंस देख लेते हैं इसके. फर्स्ट ऑप्शन है द ETF विल कंप्राइज अ बास्केट ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय CPSEs, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, CPSUs, CPFIs एंड अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. कि जो गवर्नमेंट की बेसिकली कंपनीज हैं, वो जो बॉन्ड्स इशू करती हैं, उनका एक बेसिकली कुछ अमाउंट लेकर हमने एक बास्केट बना दिया है बॉन्ड्स का. उस फंड में हमने उसको डाल दिए हैं. तो जो लोग हैं जब इन्वेस्ट करते हैं, तो सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. जो शेयरिंग है वो उसमें जो मैनेजर है फंड का, वो देख लेता है ना. तो ये बात सही है कि इसमें सारे जो बॉन्ड्स इशू होते हैं वो इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज के थ्रू होते हैं. सेकेंड, the unit size of the bond has been kept at just 1000 so that even retail investors can invest. और ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है. 1000 का, 2000 का, 3000 का यूनिट हम लोगों ने 1000 रखी हुई है. तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का ही, इसलिए काफी न्यूज में भी रहता है और काफी पैसे भी जो है अभी रिसेंटली लोगों ने इसे कमाए हैं. इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन है. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. पूछा क्या है आप लोगों से? चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट. गलत पूछिए कौन सी है, तो कोई भी नहीं, दोनों सही है. तो आंसर क्या रहेगा आपका इसमें? डी, नाइदर 1 nor 2. तो ETFs क्या होते हैं? भारत बॉन्ड ETFs क्या है? जिसमें बास्केट ऑफ बॉन्ड्स है, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि कुछ कंपनीज में कुछ जो शेयर हैं आपने खरीदे हुए, ताकि अगर किसी कंपनी के शेयर डूबते भी हैं तो फिर कम से कम आपको बहुत नुकसान ना हो. तो ये ध्यान रखेंगे हल्का सा इसका. चलिए नेक्स्ट हम करेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग PM किसान. PM किसान न्यूज में था क्योंकि अभी जो तीसरी इंस्टॉलमेंट गई है फार्मर्स को, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज में था कि काफी सारे फार्मर्स को इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पे कर दी है. तो स्कीम के बारे में क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑप्शन है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको पूरा का पूरा फंड करती है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जबकि एग्रीकल्चर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, बट फिर भी ये जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फुली फंडेड है. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. अब एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग स्कीम है, फार्मर्स के रिगार्डिंग स्कीम है, तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. थर्ड है ऑल लैंड होल्डिंग्स फार्मर्स irrespective of the size of their land holdings are the beneficiary of this scheme. देखो पहले क्या था ना कि जो भी फार्मर जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं है, 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, उसको हम लोग हर साल 6,000 रुपए देते थे 2000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स में. लेकिन बाद में डिसाइड किया गया कि चाहे लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है या ज्यादा है, एवरी फार्मर विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम. तो अब ये सही बात है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स एवरी फार्मर इज द बेनिफिशियरी. पूछा क्या है हमसे? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट. चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज आर द नेशनल पार्टीज इन इंडिया. तो कल हम लोग नेशनल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने जो क्राइटेरिया थे उसके ऊपर बात करी थी कि आपके साथ अभी आप क्या बनेगी नेशनल पार्टी या नहीं बनेगी. तो यस, नाउ इट हैज बिकम द 9th नेशनल पार्टी इन इंडिया. बट क्वेश्चन अब ये भी आ सकता है कि आपके अलावा
मतलब आम आदमी पार्टी के अलावा कौन कौन सी पार्टीज हैं जो कि नेशनल पार्टीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। देख लेते हैं ऑप्शन। नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो देखो 4 तो है ही है, बाकी 3 भी है। AIADMK भी इसमें आती है, भाजपा भी इसमें आती है, तो तृणमूल कांग्रेस भी इसमें आती है। तो ये जो 9 पार्टीज हैं आपको पता हो कि हाँ दीज आर द नेशनल पार्टीज। इनको नेशनल पार्टी कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो उसके तहत जो है सारी पार्टीज हमारी रिकॉग्नाइज होती हैं एज अ नेशनल पार्टीज। तो ध्यान रखेंगे इसका, इसमें सारी पार्टीज सही हैं। पूछा भी क्या है करेक्ट, तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग किलोनोवा। देखो आप लोगों ने सुपरनोवा सुना होगा और आप लोगों ने अब ये किलोनोवा सुना है, तो दोनों ही बेसिकली क्या है ना, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं आफ्टर द एक्सप्लोजन। आप ये कह लो कि बहुत बड़ा जो एक्सप्लोजन है उसको हम सुपरनोवा कह देते हैं। सुपरनोवा से भी जो एक्स्ट्रा एक्सप्लोजन हो रहा है और ज्यादा इंटेंसिटी का, दैट इज नोन एज द किलोनोवा। तो ये रिसेंटली अभी हुआ है, तो इसलिए न्यूज में था ये। फर्स्ट ऑप्शन है ड्यू टू दिस गामा रे बर्स्ट वाज विटनेस्ड, कि हाँ ये अभी एक्सप्लोजन हुआ था यूनिवर्स में, जिससे कि क्या निकली है आपकी गामा रेज निकली हैं। ये इंपॉर्टेंट है, गामा रेज के निकलने का जो मेन रीजन होता है वो किलोनोवा या सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, किलोनोवा एक्सप्लोजंस टेक प्लेस ड्यूरिंग द मर्जर ऑफ 2 न्यूट्रॉन स्टार्स। देखो डिफरेंट स्टार्स हैं, कोई न्यूट्रॉन स्टार है, कोई ब्लैक होल है। ब्लैक होल इज आपके डेथ ऑफ द स्टार है, आपके मैग्नेटार है वो भी एक टाइप ऑफ स्टार है। तो ये बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। जब इनका जो फ्यूल है वो खत्म हो जाता है, जिनसे ये चल रहे होते हैं फ्यूजन रिएक्शन, जब वो खत्म हो जाएगी तो इनकी जो कोर होती है वो काफी अनस्टेबल हो जाती है, और अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या है, ब्लास्ट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन या किलोनोवा एक्सप्लोजन। तो उससे क्या है, चाहे कोई न्यूट्रॉन स्टार मतलब खत्म हो रहा हो, या फिर दोनों मर्ज हो रहे हो, या ब्लैक होल्स मर्ज हो रहे हो, तो उनसे क्या निकलते हैं आपके ये गामा रे जो बर्स्ट है वो निकलते हैं। और एक्सप्लोजन हम इनको ही कहते हैं कि हाँ जब 2 न्यूट्रॉन स्टार मिलेंगे, मर्ज होंगे, तब क्या होगा, किलोनोवा एक्सप्लोजंस होंगे। तो ध्यान रखेंगे, यस द स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। पूछा क्या है करेक्ट, तो आंसर वुड बी डी, नाइदर 1 एंड नॉर 2, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। नहीं सॉरी, इसका आंसर है आपका सी, बोथ 1 एंड 2 ना करेक्ट पूछा है, सॉरी। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। ये न्यूज में है क्योंकि अभी रिसेंटली इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स डेटा शेयरिंग एंड जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ इमर्जिंग वायरसेस, कि जैसे कोरोना के टाइम पर हमें पता ही नहीं था कि वायरस किस तरीके से काम करता है, इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या वैक्सीन होनी चाहिए। तो उससे सबक लेते हुए हम लोगों ने एक पैंडेमिक ट्रीटी बनाई, जिसमें हमने ये सोचा कि एवरी कंट्री विल शेयर द डेटा ऑफ डिफरेंट वायरसेस, ताकि हम पहले से तैयार रह सके वायरसेस के लिए। ताकि चाइना अगर वायरस का डेटा हमसे शेयर नहीं करती है तो देयर शुड बी सम लीगली बाइंडिंग एक्शंस, कि आप इस ट्रीटी के पार्ट हैं तो आपको उस वायरस का जो डेटा है वो शेयर करना पड़ेगा हमारे साथ। तो WHO की बेसिकली ट्रीटी है ये। तो यस द स्टेटमेंट इज करेक्ट कि जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, डेटा शेयरिंग करेंगे। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड, दिस वाज साइंड इन 2020 ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। देखो ये अभी इसको ड्राफ्ट ही तैयार हुआ है, तो ये साइन नहीं हुई, अभी बनी ही नहीं अभी तक। ये बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तब से ये क्वेश्चन है पूरे सिलेबस में कि हाँ कि जब बनेगी तो कैसी बनेगी, कौन सी कंट्रीज के मेंबर होंगे या नहीं होंगे। तो अभी साइन नहीं हुई है, तैयार नहीं हुई है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग कि ये साइन हो गई है नहीं हुई है, बस इसके ऊपर भी चर्चाएं चल रही है। थर्ड, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी। इंडिया इज सपोर्टिंग दिस ट्रीटी, बट जब तक ये बनी ही नहीं है, साइन हम कैसे करेंगे, तो हाउ विल वी बिकम द मेंबर। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। पूछा क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 2 और 3 तो गलत है, साइन नहीं हुई है, भी बनी ही नहीं है, तो ऑप्शन ए 1 ओनली इज द आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। सारे जो एमसीक्यूज हैं आपने इस तरीके से थोड़ा सा रिवाइज करने हैं। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है इन एमसीक्यूज में तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इनके थ्रू आपने स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज करना है। मैं हर वीडियो के एंड में बोलूंगी ये बात कि प्लीज स्टैटिक पोर्शन भी इसका रिवाइज कर लेना,
न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं, ज्योग्राफी की नोटबुक निकाल कर देख लेना, साइंस एंड टेक की नोटबुक निकाल कर देख लेना। तो गामा रेस क्या होती है ये पता कर लेना, थोड़ा सा रिसर्च भी हो जाएगा, थोड़ा चीजें यहाँ वहाँ की पता भी लग जाएंगी। तो जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं, ये वाले जो एमसीक्यूज हैं, उनके साथ स्टैटिक क्वेश्चन को रिवाइज करना इज मस्ट, अदरवाइज ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो हमारी वेस्ट है। ठीक है, तो इसको रिविजन हम करेंगे, हम जो है स्टैटिक क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे और डायनामिक क्वेश्चन हम न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं। बाकी फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच।